गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज हम लोग चैप्टर 11 से डिस्कस करेंगे चैप्टर 20 तक, और आपका पेपर सेकंड ख़त्म हो जाएगा। और पेपर सेकंड है ये आपका। पेपर फर्स्ट भी आपका जो है आज शाम तक ख़त्म हो जाएगा। तो मान के चलिए आज 30 जुलाई है, 30 जुलाई को आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके जो कि रेगुलर क्वेश्चंस हैं, जिनको मतलब जो आने ही क्वेश्चंस हैं, आने ही वाले हैं, वो क्वेश्चंस ना छूटने पाए। ठीक है, तो एक बार उनको हम लोग रिवीजन करेंगे साथ में। और उसके बाद में ये हम लोग 4 तारीख तक करेंगे। ठीक है, 4 दिन, 31 को करेंगे, 1 2 3 4 तक करेंगे। 5 दिन ये हमारा काम चलेगा। और 5 को आप आराम से रिलैक्स करिएगा। ठीक है, अपना जो भी तुमको आपको सही लगे, वीडियो देखना है या फिर आराम करना है या फिर पढ़ना है, जो भी करना है। ठीक है, 5 तक आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, 5 को रिलैक्स होइए या जो भी करना है आपको अपने हिसाब से करिए। 6 को आप अच्छे से तैयार होकर के सुबह आपको पेपर देने जाना है। ठीक है, और एडमिट कार्ड जो है 1 2 दिन में आ जाएंगे, या फिर देखो आज या फिर 30 या 1 तक जो है, 31 या 1 तक आ जाएंगे एडमिट कार्ड। ठीक है, तो ठीक है, जिन लोगों के एडमिट कार्ड्स वगैरह में प्रॉब्लम हो रही होगी उनको जो है इस चैनल पे आप देख लीजिएगा कैसे क्या डाउनलोड करते हैं एडमिट कार्ड, आपको बता दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड आपके कॉलेजेस से भी मिल जाएगा, तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पेपर सेकंड चैप्टर 11 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 20 तक कवर करेंगे। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ करिकुलम सपोर्ट मटेरियल्स। ठीक है, पाठ्यक्रम सहयोगी सामग्री की भूमिका। पहला क्वेश्चन हमारा है कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। ये स्टेटमेंट किस महानुभाव ने कहा है? ये स्टेटमेंट है हेरोलिकर का। ठीक है, हेरोलिकर ने ये स्टेटमेंट कहा है कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। सामान्यतः पाठ्य पुस्तकों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पाठ्य पुस्तकों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम की अनुदेशात्मक सामग्री है? तो पाठ्यपुस्तकें, अभिक्रमित सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या उपयुक्त सभी। तो अधिगम मतलब लर्निंग की सामग्री क्या है? पाठ्यपुस्तकें भी हैं, सुनने और देखने की सामग्री भी है, और अभिक्रमित की सामग्री भी है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? डी। ठीक है, अभिक्रमित सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री और पाठ्यपुस्तक सामग्री। नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम संदर्शिका किसका मिश्रित रूप है? पाठ्यक्रम संदर्शिका किसका मिश्रित रूप है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, पाठ्यचर्या शिक्षक संदर्शिका का। ठीक है, पाठ्यचर्या शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में क्या पाठ्यक्रम संदर्शिका का महत्व नहीं बताता है? निम्न में क्या पाठ्यक्रम संदर्शिका का महत्व नहीं बताता है? तो पाठ्यक्रम संदर्शिका का महत्व क्या नहीं बताता है? 5th का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, अभिक्रमित सामग्री का माध्यम। पाठ्यक्रम संदर्शिका का महत्व क्या है, मतलब क्या नहीं है? अभिक्रमित सामग्री का माध्यम, रचनात्मक नेतृत्व के विकास का माध्यम, शिक्षकों के लिए सहायक, संदर्भ इकाइयों के निर्माण में सहायक। ठीक है, तो पाठ्यक्रम संदर्शिका का जो महत्व होता है, शिक्षकों के लिए सहायक होता है, संदर्भ इकाइयों के निर्माण में सहायक होता है, और रचनात्मक नेतृत्व के विकास का माध्यम होता है। सी जो है वो राइट आंसर है। तो ये क्या है, मतलब अभिक्रमित सामग्री का माध्यम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट जो है, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है? बाल पाठकों का ज्ञान संवर्धन, सही है। बाल पाठकों का मनोरंजन, सही है। बाल पाठकों की सृजनात्मक क्षमता का विकास, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त तो सभी। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पाठ्यपुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। पाठ्यपुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा हॉलक्वेस्ट ने ये स्टेटमेंट कहा है। ठीक है, जो पाठ्यपुस्तक है वो शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या पाठ्यपुस्तक के महत्व को रेखांकित करता है? तो पाठ्यपुस्तक द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों की बचत होती है। पाठ्यपुस्तकें परीक्षा के समय सहायक होती हैं। इनके माध्यम से छात्रों की तर्क शक्ति व स्मरण शक्ति का विकास होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन पाठ्यपुस्तक का प्रकार नहीं है? तो पाठ्यपुस्तक का प्रकार क्या नहीं है? तो प्रमाणिक पुस्तकें जो हैं ये पाठ्यपुस्तक का प्रकार नहीं है। ओके। 11 नंबर है कि किस प्रकार की पाठ्यपुस्तक का विस्तार क्षेत्र सीमित होता है? तो 11 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकें। देखिए, पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकें जो होंगे उनका जो विस्तार होगा वो सीमित ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि संदर्भ इकाई तथा शिक्षण इकाई के संबंध में निम्न में क्या गलत है? संबंध इकाई तथा शिक्षण इकाई के संबंध में निम्न में क्या गलत है? तो 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मतलब संदर्भ इकाई का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो संदर्भ इकाई का क्षेत्र असीमित होता है। ओके। संदर्भ इकाई पाठ्यक्रम संदर्शिका व शिक्षण इकाई के बीच एक कड़ी है। ठीक है। शिक्षण इकाई का कक्षा शिक्षण कार्य से सीधा संबंध है, तो ये भी ठीक है। और संदर्भ इकाई का निर्माण शिक्षकों की सहायता के लिए किया जाता है। संदर्भ इकाई का निर्माण शिक्षकों की सहायता के लिए किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सीमित नहीं होगा, असीमित होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणिक पुस्तक होती है। यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणिक पुस्तक होती है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, लैंजकी। ठीक है, लैंजकी ने ये जो लैंज जो है मतलब इन्होंने दिया है स्टेटमेंट कि यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणिक पुस्तक होती है। नेक्स्ट है कि अनुदेशात्मक सामग्री के रूप में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? अनुदेशात्मक सामग्री के रूप में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 14वें का डी, पाठ्य पुस्तकें। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों को हम अनुदेशात्मक सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि शिक्षण इकाई के विषय में गलत तथ्य है, मतलब शिक्षण इकाई के विषय में क्या गलत है? तो शिक्षण इकाई के विषय में शिक्षण इकाई का क्षेत्र व्यापक होता है। ठीक है, देखिए शिक्षण इकाई का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, तो ये हाँ सही है, क्योंकि शिक्षण इकाई हम एक क्राइटेरिया में कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मतलब एक जो भी एक नियमित बच्चों को, ये मतलब एक निश्चित बच्चों को हम शिक्षण दे सकते हैं। उसके बाद शिक्षण इकाई का निर्माण शिक्षक कक्षा शिक्षण हेतु करता है। तो जो शिक्षक इकाई है मतलब वही एजुकेशन यूनिट, उसका जो निर्माण है वो शिक्षक करता है कक्षा शिक्षण हेतु, मतलब एक तरीके से पाठ्यक्रम की हमें बात की जा रही है। तो वो जो शिक्षक करता है किसके लिए करता है? कक्षा शिक्षण हेतु करता है। फिर क्या है? शिक्षण इकाई सही चयन के आधार पर नियोजित रहती है। तो शिक्षण इकाई सही चयन के आधार पर नियोजित ही रहती है। ठीक है, तभी तो हम बच्चों को जो मतलब कक्षा शिक्षण होगा उसको हम अच्छे ढंग से कर सकेंगे। लेकिन शिक्षण इकाई का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। शिक्षण इकाई का क्षेत्र व्यापक नहीं होता है। शिक्षण इकाई का जो क्षेत्र है एक सीमित होता है और मतलब यूजफुल टाइप में होता है। ठीक है, अगर व्यापक होगा तो उसको पढ़ने में थोड़ा सा बोरियत होगी। ओके, तो इसीलिए एक लिमिटेड रहता है और सीमित रहता है वो। नेक्स्ट है कि श्रव्य दृश्य उपकरण सीखने वालों को, श्रव्य दृश्य मतलब सुनने और देखने वाले उपकरण वाले सीखने वाले व्यक्तियों को घटनाओं, वस्तुओं तथा कारण प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार ये स्टेटमेंट कहा गया, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम संदर्शिका का महत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम संदर्शिका का महत्व नहीं है? तो देखिए हमने शिक्षकों के लिए जो था सहायक, ये हम लोगों ने देख लिया था, और संदर्भ इकाइयों के निर्माण में सहायक ये भी सही था, और शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सॉरी ये सही नहीं है, मतलब रचनात्मक नेतृत्व के विकास के लिए सहायक ये सही है। शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य जो है ये नहीं है। ठीक है, तो शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं है। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका मतलब सी हो जाएगा। ओके, कि शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो ये महत्व इसमें नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? दार्शनिक, वैज्ञानिक, सामाजिक या व्यवहारिक? तो 18 नंबर का हो जाएगा डी, व्यवहारिक आधार नहीं है। पाठ्यक्रम का आधार 3 प्रक्रियाओं ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक का विकास होना चाहिए। इस कथन का संबंध किस विद्वान से है? तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा बी। ठीक है, रॉस से। तो राइट आंसर क्या है इसका? रॉस। ठीक है, नेक्स्ट है कि ड्यूवी के अनुसार बालक की स्वाभाविक रुचियों की संख्या है। तो ड्यूवी के अनुसार बालक की स्वाभाविक रुचियों की कितनी संख्याएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, स्वाभाविक रुचियों की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा आधार बालक को केंद्र मानकर पाठ्यक्रम निर्धारित करता है? कौन सा आधार जो है बालक को केंद्र मानकर पाठ्यक्रम निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। ठीक है, निम्न में से कौन सा विद्वान आदर्शवादी है? कौन सा विद्वान आदर्शवादी है? तो 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, प्रोहॉर्न। ठीक है,
नेक्स्ट है, किसकी सहायता से अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप दिया जाता है? अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप दिया जाता है। तो 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, श्रव्य दृश्य सामग्री। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना से कौन जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी के शरण चिल्लई। ठीक है, बी के शरण चिल्लई जो है उन्होंने इसकी स्थापना की है। नेक्स्ट है कि कौन सा विकल्प मतलब इनकी स्थापना से जुड़े हैं। ओके, कौन सा विकल्प प्रतिमान का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं स्पष्ट करता है? कौन सा विकल्प प्रतिमान का पाठ्यक्रम में महत्व स्पष्ट नहीं करता है? इसका क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, प्रतिमान का प्रयोग शाश्वत उपयोगी होता है। देखिए, स्पष्ट नहीं मतलब ये महत्व स्पष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब शाश्वत उपयोगिता। तो कौन कौन सा इसका महत्व है कि प्रतिमानों से छात्रों में रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। हाँ, प्रतिमान का प्रयोग तभी उपयोगी होता है जब वास्तविक पदार्थ अनुपलब्ध हो, मतलब उपलब्ध ना हो। ओके, नेक्स्ट है कि प्रतिमान किसी वास्तविक वस्तु का कृत्रिम क्रियात्मक रूप होता है। जो प्रतिमान है वो किसी वास्तविक वस्तु का कृत्रिम क्रियात्मक रूप होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, मतलब ये जो है प्रतिमान का जो प्रयोग है शाश्वत उपयोगी नहीं होता। मतलब शाश्वत मतलब हमेशा के लिए उपयोगी नहीं होता है, मतलब इसको आप हमेशा मतलब उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो है 11 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 12 हम लोग भी डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड ब्रेक। अब चैप्टर नंबर 12 है, पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा एवं मूल्य शिक्षा का स्थान, पीस ऑफ मॉरल एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन इन करिकुलम। ठीक है, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 है कि जीवन में सफलता के कारण क्या हैं? जीवन में सफलता के क्या कारण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर परिश्रम एवं अध्यवसाय। ठीक है, अत्यंत मेधावी होना ये भी है, और क्या नाम उसका सफल व्यक्तियों के इतिहास जीवन को पढ़ना ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मेन चीज़ जब तक आप मेधावी होएंगे वो तो चीज़ एक अच्छी बात, लेकिन अगर आप कठोर परिश्रम नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो आप सफल नहीं होंगे, चाहे कितना ही प्रबल भाग्य हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप सफल नहीं होंगे। तो इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट में, जीवन में सफल होने पर आप क्या सोचते हैं? सेकंड का राइट क्वेश्चन है कि जीवन में सफल होने पर आप क्या सोचते हैं? तो ये सोचते हैं कि आपके भाग्य ने साथ दिया और आप सफल हो गए, ये सोचते हैं आप भगवान की कृपा से सफल हुए, ये सोचते हैं आप अपने श्रम द्वारा सफल हुए, ये सोचते हैं कि विरोधियों द्वारा बाधाएं उत्पन्न करने पर भी आप सफल हुए। तो इसका राइट आंसर तो वैसे आप जो है अधिकतर ये सोचते हैं कि मतलब आप अपने श्रम के द्वारा सफल हुए, मतलब व्यवहारिक रूप से यही है, लेकिन इसमें समाज में जैसे कि जिसका परसेंटेज ज़्यादा रहता है हम उसी को मानते हैं। तो आप भगवान की कृपा से सफल हुए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आप भगवान की कृपा से सफल हुए। ये बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान की कृपा रही और उसी की वजह से हम सफल हुए, तो इसी को हम इसलिए इसको राइट आंसर मानेंगे। नेक्स्ट है कि जीवन क्या है? ठीक है, तो जीवन क्या है? तो इसका अत्यंत दुखों का सागर है, आशाओं का भंडार है, या फिर निष्फल प्रयास है, या फिर एक बोझ मात्र है? तो इसका क्या है? आशाओं का भंडार है, मतलब जहाँ पे होप है वहीं पे एक कह सकते हो वहीं जीवन है। ठीक है, तो जो है जीवन क्या है? मतलब आशाओं का भंडार है, होप है, हम लोग हमेशा एक उम्मीद के साथ जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रोन्नति के बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब प्रोन्नति, ठीक है, मतलब प्रमोशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? फोर्थ का जो क्वेश्चन नंबर के ऑप्शंस हैं कि प्रोन्नति कठिन श्रम से मिलती है, प्रोन्नति खुशामद से मिलती है, प्रोन्नति भाग से मिलती है, प्रोन्नति केवल संयोग बस प्राप्त होती है। तो ऐसा नहीं है, प्रोन्नति हमें कठिन परिश्रम से मिलती है। जब आप 8-10 का इनकाउंटर करोगे तभी तो आपको प्रमोशन होगा, मतलब आतंकवादियों का जब इनकाउंटर करोगे 8-10 का, और जब जानेंगे आपके जो मतलब सुपीरियर ऑफिसर, तभी तो आपका प्रमोशन कराएंगे। तो इसीलिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जीवन को सुखी बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या बात है? तो ऑप्शन है कि सामर्थ्य के अनुसार कार्य व संतोष, बड़े लोगों के पास पहुंच, विद्वता, या फिर पर्याप्त धन संपत्ति। तो इसके राइट आंसर होगा ए, मतलब सामर्थ्य के अनुसार कार्य एवं संतोष। ठीक है, नेक्स्ट है कि बेईमान व्यक्ति ही जीवन में सुखी रहते हैं क्योंकि, बेईमान व्यक्ति ही जीवन में सुखी रहते हैं क्योंकि बेईमान लोगों की बेईमानी बहुत कम पकड़ी जाती है। ये क्वेश्चन में आंसर दिया है, जो कि इस नोट्स में जो है ये आंसर दिया है, तो ये है। तो इसको ऑप्शन हम देख लेते हैं पहले कि बेईमान व्यक्ति अपने आसपास के लोगों का भी मुंह भरता रहता है। तो ऐसा होता है, बट मतलब ये बहुत कम होता है। और फिर है, बेईमान आदमी को बेईमानी करने में शर्म नहीं आती है। ये क्वेश्चंस कैसे हैं आप लोग, मतलब ये तो आपके माइंड के साथ में खेल रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जवाब देना है। बेईमान लोगों की बेईमानी बहुत कम पकड़ी जाती है, और हम समझ नहीं पाते हैं कि
अपनी बेईमानी छिपाने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है। तो वैसे तो इसमें जो राइट आंसर इस प्रिंट में दिया है, मतलब प्रिंट आउट में, तो इसमें तो ये सी राइट आंसर दिया है, तो इसीलिए हम लोग इसको सी को मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि भाग्य से ही सब कुछ होता है, क्योंकि भाग्य से ही सब कुछ होता है क्योंकि देखिए इसमें जो आंसर्स दिए हैं ना, ये एक सर्वे के अकॉर्डिंग दिए हैं। ठीक है, मतलब एक पूरा सर्वे हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ही ये आंसर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखिए जहाँ पे जिसका मेजॉरिटी ज़्यादा होगा उसी की हमको बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये मानी जाती है कि जो बेईमान लोगों की जो बेईमानी है बहुत कम पकड़ी जाती है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ये चीज़ें मानी जाती है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है कि भाग्य से ही सब कुछ होता है क्योंकि हम अन्य व्यक्तियों के श्रम का मूल्य घटाकर आंकते हैं। नेक्स्ट है कि हम श्रम करने पर असमान फल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हम अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन बढ़ा चढ़ाकर करते हैं और परिश्रम का फल बहुत कम मिलता है। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि भाग्य से ही सब कुछ होता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मतलब हम अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या गुणात्मक उन्नति की समस्त योजनाओं की जड़ खोदती हुई जान पड़ती है। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या गुणात्मक उन्नति की समस्त योजनाओं की जड़ खोदती हुई जान पड़ती है। तो इट का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, शिक्षा की पुस्तकों में, शिक्षा की पुस्तकों में जो है निरंतर बढ़ती हुई, ये मतलब विवेचन जो है उल्लिखित है, मतलब समाचार पत्र में नहीं, एनसीईआरटी की उसमें नहीं, किसी में नहीं, शिक्षा की पुस्तकों में। ठीक है। नेक्स्ट है कि समाज में वर्णों का आधार है। तो 9 नंबर का जो आंसर है क्या है, समाज में वर्णों का आधार क्या है, तो कर्म है, धर्म, शक्ति है, धन है या पद है। तो 9 नंबर का आंसर है कर्म। कर्म के आधार पर वर्णों का आधार मतलब माना गया था, मतलब आज भी कर्म के आधार पर ही वर्णों का आधार माना जाता है कि अगर जो पूजा कराते हैं तो पंडित, मतलब अधिकांशता, मतलब मैक्सिमम जो, मतलब मेजॉरिटी जो है वो यही मानती है। ठीक है। भारत में मुख्य रूप से कितने धर्म प्रचलित हैं, तो मुख्य रूप से 8 धर्म प्रचलित हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है, सिख, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी और यहूदी। ठीक है, तो 8 जो हैं मुख्य रूप से धर्म प्रचलित हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व या सेवा। तो 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सेवा, जो है, जो सेवा है वो जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मों के आधार पर समाज में कितने वर्ण बनाए गए हैं, कर्मों के आधार पर समाज में कितने वर्ण बनाए गए हैं। तो 12 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4 वर्ण। ठीक है, मतलब वही ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। नेक्स्ट क्या, ध्र धातु से निर्मित हुआ है जिसका अर्थ है बनाए रखना, धारण करना और पुष्ट करना। वेदों में इस शब्द का प्रयोग धार्मिक विधियों के अर्थ में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये स्टेटमेंट प्रयोग किया है, कहा है मतलब। मनुस्मृति के आधार पर हिंदू धर्म में कितने लक्षण हैं, तो इसमें 10 लक्षण हैं, जैसे कि चोरी ना करना, ठीक है, किसी को तकलीफ ना देना, संयम रखना। ठीक है, ये जो सारे लक्षण है, 10 प्रकार के लक्षण है मनुस्मृति में। तो यहाँ पे किसमें, मनुस्मृति में। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म संस्कृति के कितने स्तंभ हैं, बौद्ध धर्म जो है संस्कृति के 3 कितने स्तंभ हैं। तो देखिए वैसे अगर टाइप की यहाँ पे बात की जाती है तो हीनयान, ठीक है, और महायान, इस तरीके से हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्तंभ की बात कही, मतलब बौद्ध धर्म जो मतलब किस पे डिपेंड है, मतलब इनका मूल मंत्र कैसे, क्या है, जो बेसिक क्या है, तो क्या है, बुद्ध है, धम्म है और संघ है, 3 प्रकार के इसमें है। ठीक है, ये क्या है, राइट आंसर है, मतलब बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में कितने व्रतों का विधान है, तो पंचव्रत आपने सुना होगा, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। ठीक है, तो वो 5 जो हैं वो व्रतों का विधान है। नेक्स्ट है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की, तो गुरु नानक साहब ने सिख धर्म की स्थापना की। नेक्स्ट है कि परंपराओं से प्राप्त हुआ समस्त चिंतन और क्रियाकलाप जो मानव जीवन को निर्देशित करने का कार्य करते हैं मूल्य कहलाते हैं, मतलब वैल्यू कहलाते हैं। वैल्यू किसे कहते हैं, परंपराओं से प्राप्त हुआ समस्त चिंतन और क्रियाकलाप जो मानव जीवन को निर्देशित करने का कार्य करते हैं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंजनी सरीन का। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है, डॉक्टर अंजनी सरीन जो है उनका स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि सन 1951 में अमेरिकी शैक्षिक नीति आयोग ने कितने प्रकार के मूल्य निर्धारित किए थे। 1951 में अमेरिकी शैक्षिक नीति आयोग ने
कितने प्रकार के मूल्य निर्धारित किए थे? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 प्रकार के मूल्य निर्धारित किए थे। ठीक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली ने कितने जीवन मूल्यों का उल्लेख किया है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने नई दिल्ली में कितने मूल्यों का उल्लेख किया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 83। डॉक्टर अंजनी सरीन ने कितने जीवन मूल्यों की खोज की है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 21। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज में वर्णों का आधार है। समाज में वर्णों का आधार क्या है? मतलब वही क्या नाम 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब कर्म का आधार, जो कि हमें डिस्कस किया था। बुराई को भलाई से जीतो ईसा का संदेश है कि सभी ईश्वर के पुत्र हैं और परस्पर भाई भाई हैं, यह किस धर्म का मंत्र है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ईसाई धर्म का मंत्र है। मशीनों का उपयोग करो पर यह ध्यान रखो कि कहीं मनुष्य बेकार तो नहीं हो रहा है। मैं यंत्रों का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो उसके पागलपन का विरोधी हूँ। ठीक है। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? तो मतलब मशीनों को लेकर के किसने स्टेटमेंट बोला है? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि धर्म वह चीज़ है जो लोक जीवन के खंड खंड और परिवर्तनशील दृश्यों को समझने की शुद्ध दृष्टि देता है। मतलब धर्म वह चीज़ है जो लोक जीवन के खंड खंड और परिवर्तनशील दृश्यों को समझने की शुद्ध दृष्टि देता है। ठीक है। 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोफेसर जॉन डीवी ने स्टेटमेंट कहा है। ओके। नेक्स्ट है कि नैतिकता शब्द संबंधित है। नैतिकता शब्द किससे संबंधित है? तो नैतिकता शब्द जो है, ऑप्शंस हैं इसके, अच्छाई व बुराई या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा अच्छाई व बुराई से नैतिकता शब्द संबंधित है। मतलब अच्छाई और बुराई दोनों नैतिकताएं जो है दोनों उसमें आती हैं। ठीक। दोनों नैतिकता जो है वो अच्छाई और बुराई दोनों में मतलब होती हैं। नेक्स्ट है कि नैतिक शिक्षा का ज्ञान कराने वाला कौन सा शास्त्र है? नैतिक शिक्षा ज्ञान कराने वाला कौन सा शास्त्र है? तो वो क्या हो जाएगा? नीति शास्त्र। ठीक है। नीति शास्त्र के द्वारा हमको नैतिक शिक्षा का ज्ञान होता है। नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? चरित्र निर्माण, धनार्जन, ज्ञानार्जन या व्यक्तित्व का विकास। 28 का आंसर हो जाएगा चरित्र निर्माण। ठीक है। मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत में नैतिक शिक्षा क्यों उपयोगी है, क्यों आवश्यक है? तो 29 का जो ऑप्शंस है कि लिखे, भारत को धर्मांध बनाना, भारत की जनसंख्या को व्यवस्थित करना, बालक बालिकाओं को सद्नागरिक बनाने हेतु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालक बालिकाओं को सद्नागरिक मतलब अच्छे नागरिक बनाने हेतु संस्कार देने के लिए मतलब जो है नैतिक शिक्षा आवश्यक है। नेक्स्ट है कि नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में विकसित होने वाली आत्मा का विकास करना है। नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में विकसित होने वाली आत्मा का विकास करना है। तो 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, महर्षि अरविंद घोष का ये स्टेटमेंट है। चैप्टर 12 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 13 हम मिलते हैं 5 सेकंड में। चैप्टर नंबर 13 पाठ्यक्रम मूल्यांकन एवं आकलन, करिकुलम एवोल्यूशन एंड असेसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मूल्यांकन के संदर्भ में क्या गलत है? तो मूल्यांकन को परीक्षा के क्षेत्र में एक गैर तकनीकी शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। मूल्यांकन को परीक्षा के क्षेत्र में एक गैर तकनीकी शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। ठीक है। राइट आंसर इसमें क्या है? मतलब मूल्यांकन द्वारा अप्राप्त उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। मूल्यांकन द्वारा व्यापक एवं निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाने में सहायक है। तो 3 स्टेटमेंट ये सही है और ये 4th स्टेटमेंट गलत है, तो इसीलिए इसको गलत मतलब आंसर जो है डी है। नेक्स्ट है कि शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि किसी वस्तु की मापित सीमा और परिमाण किसी मापदंड के आधार पर स्वीकार अथवा वांछनीय है अथवा नहीं। ठीक है। ये सिद्धांत जो है किस विद्वान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुडविल एंड क्लॉज मेयर ने ये स्टेटमेंट कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन की विशेषताओं में कौन सा विकल्प समाहित नहीं है? मूल्यांकन की विशेषताओं में कौन सा विकल्प जो है वो समाहित नहीं है? निरंतरता, व्यापकता, केवल कक्षा तक सीमित या शिक्षा प्रक्रिया में सुधार। तो 3rd का राइट आंसर हो जाएगा केवल कक्षा तक सीमित, ये समाहित नहीं है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या आकलन की प्रक्रिया का अंग नहीं है? निम्न में से क्या आकलन की प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो 4th का राइट आंसर हो जाएगा छात्र व आकलन, ये प्रक्रिया का अंग नहीं है। ठीक है। आकलन की प्रक्रिया का अंग नहीं है। वैज्ञानिक तार्किकताएं हैं, अवधारणाएं व प्रक्रियाएं हैं और संप्रेषण है। ठीक है। छात्र व आकलन मतलब यहाँ पे छात्र होगा, आकलन नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे जो इन्होंने दिया है ये गलत है। यहाँ पे छात्र होगा कि जो छात्र है वो आकलन की प्रक्रिया का अंग नहीं है। ठीक। नेक्स्ट है कि एक आदर्श मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। एक आदर्श मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो 5th का राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब विस्तृत रूप में। ठीक है। विस्तृत रूप में जो है एक आदर्श मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। मतलब वैधता व विषय अनुकूलता है, सरलता है और वस्तुनिष्ठता है।
ठीक। नेक्स्ट है कि स्टफल बमी मॉडल के 4 प्रकारों में कौन सा एक सत्य नहीं है। तो इस मॉडल के 4 प्रकारों में कौन सा सत्य नहीं है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब आधा मूल्यांकन। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा स्टेक मॉडल का एक चरण नहीं है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब उत्पाद चरण। ठीक है, स्टेक मॉडल का जो चरण नहीं है वो क्या है, उत्पाद चरण। पूर्ववर्ती चरण है, परिणाम चरण है, लेन देन चरण है। ठीक है, निम्न में से पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रविधि है। निम्न में से पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रविधि है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 नंबर का आपका डी, मतलब उपयुक्त सभी, प्रेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली। ठीक है, तीनों है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण के संदर्भ में सही है। कौन जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के संदर्भ में सही है, तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, इनमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के संदर्भ में सही है कि इनमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती है वस्तुनिष्ठ में। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कम होती है, गलत है। परीक्षण में परीक्षक व परीक्षार्थी दोनों स्वतंत्र होते हैं, नहीं। इस परीक्षण में सीमित पाठ्य वस्तु का मूल्यांकन होता है, नहीं। इस प्रश्नों की संख्या जो है अधिक होती है, ऑब्जेक्टिव जो परीक्षण होता है उसमें प्रश्नों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है, 9 नंबर का आंसर क्या है, डी, मूल्यांकन। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्कूल में प्रगति करते हुए विद्यार्थियों के व्यवहारिक परिवर्तन के साक्ष्यों को एकत्रित करके उनकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो यह परिभाषा किस विद्वान की है, तो यह परिभाषा किसने दी है, तो क्यू लैन व हाना ने ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन का कौन सा मॉडल उद्देश्य केंद्रित है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन का मॉडल जो है, कौन सा मॉडल जो है उद्देश्य केंद्रित, ऑब्जेक्ट मतलब सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टाइलर ने ये स्टेटमेंट दिया है, मतलब बताया है कि जो टाइलर जो मॉडल है वो जो क्या है, उद्देश्य केंद्रित है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम मूल्यांकन का CIPP मतलब कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल किस विद्वान का है, मतलब जो CIPP है मतलब ये किस विद्वान ने दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टफल बी मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित से कौन निबंधात्मक प्रश्नों का एक प्रकार नहीं है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा साधारण पुनः स्मरण प्रश्न। ठीक है, साधारण पुनः स्मरण प्रश्न जो है वो निबंधात्मक प्रश्नों का एक प्रकार नहीं है। संगठित व तुलनात्मक प्रश्न है, समस्या समाधान में रचनात्मक प्रश्न है, संबंधित स्थापित प्रश्न है, लेकिन साधारण पुनः स्मरण प्रश्न नहीं है। पहुंचानात्मक प्रश्न का एक प्रकार नहीं है, पहुंचानात्मक प्रश्न का एक प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, साधारण पुनः स्मरण प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से मतलब निम्न में से किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के तथ्यात्मक ज्ञान का परीक्षण होता है। निम्न में से किस प्रश्न प्रकार में अधिगमकर्ताओं के तथ्यात्मक ज्ञान का परीक्षण होता है, तो 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब साधारण पुनः स्मरण जो प्रश्न होता है इसमें अधिगमकर्ताओं के तथ्यात्मक ज्ञान का परीक्षण होता है। ओके, नेक्स्ट है कि निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों का समावेश कितने रूपों में किया जाता है। निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों का समावेश कितने रूपों में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 रूपों में किया जाता है। निबंधात्मक परीक्षण की एक विशेषता नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निबंधात्मक परीक्षण की एक विशेषता नहीं है। विद्यार्थी का अधिकांश समय चिंतन व लेखन में लगना, और परीक्षण में मानक स्थापित करना असंभव, या फिर परीक्षण में सीमित पाठ्यक्रम वस्तु का मूल्यांकन होता है, या फिर परीक्षण अनुमान प्रकृति को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो इसका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यह परीक्षण जो है अनुमान प्रकृति को प्रोत्साहित करता है, तो ऐसा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। ओके, इससे पूछ रहा है कि मतलब विशेषता नहीं है, तो ये 3 विशेषताएं हैं और ये विशेषता नहीं है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के किस प्रारूप का अंग है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है प्रश्नों के किस प्रारूप का अंग है, तो 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, निबंधात्मक प्रश्नों के मतलब निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न जो है, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का प्रारूप का अंग है। ठीक है, मतलब जो बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन जिनको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं, तो उसमें क्या मतलब निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं। अनुपातात्मक प्रश्न नहीं, प्रत्यास्मरण प्रश्न नहीं, और पहचानात्मक प्रश्न नहीं, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रकार नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब संबंध स्थापित प्रश्न जो है ये क्या है, वस्तुनिष्ठ उसका प्रकार नहीं है। ठीक है, साधारण पुनः स्मरण जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति है, और अनुपातात्मक प्रश्न है। ठीक, निम्न में से कौन मूल्यांकन के उपकरण व प्रविधि नहीं है। मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन के उपकरण व जो है और प्रविधि नहीं है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा
अनुपातात्मक प्रश्न जो है वो उपकरण व प्रविधि नहीं है किसके मूल्यांकन के। अनुपातात्मक प्रश्न परीक्षण प्रक्रियाएं हो सकती है, निरीक्षण हो सकता है, स्वयं आलेख उपकरण हो सकता है, ठीक है, लेकिन अनुपातात्मक प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट है स्वयं आलेख उपकरण। स्वयं आलेख उपकरण मूल्यांकन के अंतर्गत क्या समाहित नहीं है। 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब गुड़ियों का खेल, ये नहीं है। ओके, आत्मकथा है, प्रश्नावली है, व्यक्तिगत डायरी है, लेकिन गुड़ियों का खेल क्या नहीं है, स्वयं आलेख उपकरण के मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं है। ठीक, मूल्यांकन उपकरण की प्रक्षेपी विधि में क्या शामिल नहीं है। मूल्यांकन उपकरण की प्रक्षेपी विधि में क्या शामिल नहीं है, तो प्रत्यक्ष प्रश्न है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा, 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रश्न ये शामिल नहीं है। रोसा परीक्षण है, टीएटी है और वाक्य पूर्ति परीक्षण है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन के विषय में क्या सत्य नहीं है। 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मतलब मूल्यांकन एक साधन है। ठीक है, मूल्यांकन एक साधन है, ये इसका कथन सत्य नहीं है। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है कि अंक देने के बाद अंकों का मूल्य निर्धारण मूल्यांकन है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन एक साध्य है, तो ये 3 स्टेटमेंट जो है ये सही और राइट रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है कि मूल्यांकन एक साधन है, मूल्यांकन एक साधन नहीं है। ओके, मापन के विषय में गलत तथ्य कौन सा है। 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मापन एक साध्य है। ठीक है, ये गलत तथ्य है, मापन एक साध्य नहीं है, मापन एक और मूल्यांकन एक साधन नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट, तो इसमें क्या स्टेटमेंट सही हो जाएगा, मापन के लिए एक समय निश्चित होता है, मापन में समय धन व श्रम की बचत होती है, मापन एक साधन है, साध्य नहीं है। ठीक है, तो मूल्यांकन एक साध्य है, ये साधन नहीं है, और मापन एक साधन है, ये साध्य नहीं है। याद रखना स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट है कि अवलोकन के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। अवलोकन, ठीक है, एवोल्यूशन के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अवलोकन के लिए समय निश्चित होता है, ये सच नहीं है। ओके, कभी भी टाइम हम अवलोकन कर सकते हैं। छात्रों में पूर्णता की भावना को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये जरूरी होता है अवलोकन करना। छात्रों के विशिष्ट व्यक्तिगत तथा विशेष जरूरतों को पहचानना, ये भी सही होता है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, अवलोकन के माध्यम से हम ये भी कर सकते हैं। निम्न में कौन सा प्रश्न प्रकार विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेता है। निम्न में से कौन सा प्रश्न प्रकार विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेता है। तो 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, मतलब प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रश्न जो हैं वो विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेता है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति ये नहीं हो सकता, साधारण पूर्ण प्रश्न ये नहीं हो सकता, अनुपातात्मक प्रश्न ये नहीं हो सकता, तो क्या होगा, प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रश्न। ठीक है, चैप्टर 13 हमारे कंप्लीट हो गए हैं और 14 और 15 जो है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, और जो चैप्टर्स रह रहे हैं आपके, आप परेशान मत होइए, आज जो है शाम तक सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 है अधिगमकर्ताओं का सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव एवोल्यूशन ऑफ लर्नर। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की नवीनतम एवं आधुनिक पद्धति कौन सी है। मूल्यांकन की नवीनतम एवं आधुनिक पद्धति कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन एक नवीन, निरंतर एवं व्यापक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग मापन की धारणा को परंपरागत जांचों तथा परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप में व्यक्त किया गया है। यह परिभाषा किस विद्वान की है। ठीक है, देखिए ये डेफिनेशंस हैं। आई नो कि ये चैप्टर मतलब ये पेपर सेकंड इंटरेस्टिंग नहीं है, पेपर फर्स्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है, और पेपर सेकंड का जो वो जो था संविधान वाला, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन एनलाइटमेंट जो चीज़ें थी एंड सिंड वाली, तो वो चैप्टर अच्छा था। तो हमको बोरिंग हो या कुछ भी हो, हमको पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चंस हमको वहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट लास्ट के टाइम हम लोग समझें एक एक क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए जितना हो सके हम लोग रटने का प्रयास करें। ठीक है, जितना हो सके हम लोग रटने का प्रयास करें, जितने क्वेश्चंस हो सके हम समझें, और जो समझ नहीं आ रहे हैं उनको हम लोग रटने का प्रयास करें, तभी एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब तभी अच्छे नंबर्स आ पाएंगे। तो इसीलिए क्वेश्चंस को रटने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके उतना, और बाकी क्वेश्चन जो समझे जाएँ उनको समझने की कोशिश करिए। बस ऐसे ही एग्ज़ाम हम लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे एग्जाम्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर्स जो सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, JW राइस्टोन। ठीक है, JW राइस्टोन ने ये स्टेटमेंट दिया है। सतत और व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम की एक विशेषता नहीं है। थर्ड नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोगिता। विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है और वैधता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम की जो विशेषता नहीं है वो क्या नहीं है, उपयोगिता विशेषता नहीं है। निरंतर व्यापक मूल्यांकन पद्धति अभियोग कार्यक्रम कब स्वीकार किया गया है। निरंतर व्यापक मूल्यांकन पद्धति अभियोग कार्यक्रम कब स्वीकार किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। नेक्स्ट है कि प्रौढ़ शिक्षा को किस अन्य नाम से भी जानते हैं। फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, जीवन पर्यंत शिक्षा, समाज शिक्षा, आधारभूत शिक्षा।
6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रौढ़ शिक्षा जीवन के लिए जीवन के द्वारा जीवन भर की शिक्षा है, यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली ने कब एक मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली ने कब एक मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो 1979 में एक मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम पत्राचार पाठ्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा हुआ? सर्वप्रथम पत्राचार पाठ्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा हुआ है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, या फिर हैदराबाद, दिल्ली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा पत्रा समाचार। ठीक है, क्या था इस क्वेश्चन कि सर्वप्रथम पत्राचार पाठ्यक्रम का जो आयोजन है वो किसमें हुआ है? दिल्ली विश्वविद्यालय में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 9 नंबर का जो क्वेश्चन है 1985 में। ओके, 1985 में इंदिरा गांधी मतलब इग्नू जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। निम्न में कौन सा प्राइवेट विश्वविद्यालय है? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास चेन्नई, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी भोपाल, या फिर अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। ठीक है, 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी जो क्या है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 11 का राइट आंसर हो जाएगा 1962 में क्या हुआ था? स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की स्थापना हुई थी दिल्ली में। निम्न में कौन सा डिस्टेंस एजुकेशन का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इंस्टीट्यूट जो है डिस्टेंस एजुकेशन का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो राजेश टंडन विश्वविद्यालय की इलाहाबाद में जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सन 1998 में। ठीक है, देखिए पहला जो मुक्त विश्वविद्यालय था वो कौन सा था? इग्नू था। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है? राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ओके, 1998 में स्थापित हुआ था। निम्न में कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्य नहीं है? मतलब मुक्त विश्वविद्यालय का कार्य नहीं है, तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मतलब परीक्षाएं और सफल विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र जारी करना, ये इसका कार्य नहीं है। ओके, देखिए मुक्त विश्वविद्यालय का जो कार्य ये नहीं, ये मुक्त विश्वविद्यालय जिस यूनिवर्सिटी से अटैच्ड होता है ना, वो आपका मतलब जो है परीक्षाएं और सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र जारी करता है। ओके, नेक्स्ट है कि निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब वस्तुनिष्ठ। निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है कि निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि कोठारी शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? कोठारी शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 में। ओके, गठन हुआ था। ओके, रिपोर्ट जो है 68 में भेजी थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का लाभ नहीं है? निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का लाभ नहीं है? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, विद्यार्थी के निष्पादन पर ऋणात्मक टिप्पणी करना। नेक्स्ट है कि आकलन प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं होता है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा बार बार परीक्षण। ठीक है, आकलन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है, क्या नहीं होता है? बार बार परीक्षण। नेक्स्ट, निम्न में से क्या मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषता नहीं है? मतलब मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषता क्या नहीं है? ठीक है, तो 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित होना। ये मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषता नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कि परंपरागत शिक्षा प्रणाली का दोष है। परंपरागत शिक्षा प्रणाली का दोष क्या है? तो शिक्षा का सीमित होना, या पाठ्यक्रम में सहयोगी कार्यों का अभाव होना, शारीरिक स्वास्थ्य एवं चरित्र की अनदेखी। तो मतलब जो है ये सारी हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी परंपरागत शिक्षा प्रणाली का जो दोष है वो सभी हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि शिक्षा में व्यवहार के पक्षों में कौन एक सम्मिलित नहीं है? शिक्षा में व्यवहार के पक्षों में कौन एक सम्मिलित नहीं है? 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यवहारात्मक पक्ष जो है ये सम्मिलित नहीं है। ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है, व्यवहारात्मक पक्ष नहीं है। ओके, नेताजी सुभाष खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। ओके, नेक्स्ट है यशवंत राय चौहान जो है महाराष्ट्र ओपन विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थापित है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा नासिक में। नेक्स्ट है कि परीक्षा में योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? परीक्षा में योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण इकाई के अंत में। 25 का जो क्वेश्चन नंबर है कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या छात्रों की औपचारिक शैक्षिक निरौपचारिक शैक्षिक उपलब्धियों का सही परीक्षण करता है?
तो इसका राइट हो जाएगा मुफात ने ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, चैप्टर 14 कंप्लीट हो गए हैं। आई होप देखते हैं कि 15 तक कर सकते हैं या नहीं। तो 5 सेकंड का ब्रेक। चैप्टर नंबर 15 विद्यालयी अनुभव, इंटर्नशिप कार्यक्रम, क्षेत्रीय कार्य, पाठ्य विषय एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आकलन, असेसमेंट ऑफ स्कूल एक्सपीरियंसेस, इंटर्नशिप प्रोग्राम, फील्ड वर्क, कैरिकुलर एंड करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, सहगामी पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़। ओके, तो चलिए चैप्टर 15 का क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजी शब्द इंटर्न का शाब्दिक अर्थ है। अंग्रेजी शब्द इंटर्न का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब कैद। जो है अंग्रेजी शब्द इंटर्न का शाब्दिक अर्थ है कैद। मतलब इंटर्न का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये जो वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैद का मतलब ये इंटर्न, मतलब एक तरीके से आपको वहाँ पे जाकर के सीखने का मौका मिलता है। ठीक है, हालांकि इन्होंने मतलब कैद यहाँ पे, अब आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चंस नहीं बना रहा हूँ, ये प्रिंटेड क्वेश्चंस हैं, तो अगर ये गलत होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मेरी नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चंस गलत ना हो, क्योंकि अब जब क्वेश्चन ही पूरा गलत है तो इसके जो मतलब क्या है कि मतलब ये क्वेश्चन गलत हो तो आप इसको चाहो तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो कैद शब्द अंग्रेजी जो शब्द है इंटर्न का शाब्दिक अर्थ है क्या है, कैद। ठीक, नेक्स्ट है कि नया व्यवसाय या नौकरी आरंभ करने वाले युवकों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं जो कि ऐसा लगता है कि क्वेश्चन से गलत है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि क्वेश्चन गलत है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि नया व्यवसाय या नौकरी आरंभ करने वाले युवकों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। नया व्यवसाय या नौकरी आरंभ करने वाले युवकों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा इंटर्न। मतलब सिंपल सी बात है, जो नया व्यवसाय या नौकरी आरंभ करने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या है, मतलब इंटर्न की ये सीख रहे हैं। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग होती है तो इंटर्न ही वो एक तरीके से होता है, सीखना होता है। नेक्स्ट है कि किस अवधि में सीखी गई मूलभूत सामग्री उसके भविष्य निर्माण में सहायक होती है। ठीक है, किस अवधि में, तो इंटर्नशिप में जो हम सीखते हैं वही हमारे भविष्य निर्माण में सहायक होती है। इंटर्नशिप किस क्षेत्र के नव आगंतुकों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, तो इंटर्नशिप किसके लिए होता है, तो व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए। ठीक है, वैसे तो सभी के लिए होता है इंटर्नशिप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उत्तर जो दिया है वो व्यावसायिक के लिए ही दिया है। नेक्स्ट है कि इंटर्नशिप की अवधि कितने माह तक हो सकती है, तो अधिकतम मतलब 6 महीने तक का इंटर्नशिप हो सकता है। नेक्स्ट है कि कॉलेजों में पढ़ाई गई पाठ्य पुस्तकें वास्तविक कार्य का अनुभव देने में होती हैं। कॉलेजों में पढ़ाई गई पाठ्य पुस्तकें वास्तविक कार्य का अनुभव देने में होती हैं। क्या होती हैं, तो क्या होती हैं, अक्षम होती है। मतलब कॉलेजों में पढ़ाई गई पाठ्य पुस्तकें वास्तविक कार्य का अनुभव देने में अक्षम होती है। जैसे देखो, जैसा कि आप पढ़ते हैं वैसा तो आप नहीं करते हैं जाकर के ना, वहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं, रीडिंग जो करते हैं वो एक अलग है। ठीक है, एकेडमिक पढ़ाई अलग है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं वर्क पे, वो अपना एक्सपीरियंस है, मतलब सीखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वहाँ पे वैसा नहीं करते हैं। तो मतलब इसीलिए यहाँ पे इसको क्या क्या कहा गया है कि अक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट है कि छात्रों को क्षेत्र संबंधी गृह कार्य एवं पढ़ाई गई पुस्तकों की कमी को किसके द्वारा पूरा किया जा सकता है। छात्रों को क्षेत्र संबंधी गृह कार्य व पढ़ाई गई पुस्तकों की कमी को किसके द्वारा पूरा किया जा सकता है, तो वो क्या होता है, इंटर्नशिप के माध्यम से। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमको किताबों में नहीं सिखाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हम क्या करते हैं, इंटर्नशिप के माध्यम से सीखते हैं। किसी संगठन में इंटर्न के रूप में मिलता है, किसी संगठन में इंटर्न के रूप में मिलता है तो क्या है, सहकर्मी के कार्य। ठीक है, मतलब सहकर्मी के कार्य के रूप में जो है इंटर्नशिप मिलता है। नेक्स्ट है कि किसमें सीखे गए सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने का अवसर मिलता है। किसमें सीखे गए सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने का अवसर मिलता है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कक्षा में। ठीक है, कक्षा में सीखे गए सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने का अवसर मिलता है। व्यवसाय का पहला चरण क्या है, व्यवसाय का जो पहला चरण है वो क्या है, इंटर्नशिप। ठीक है, मतलब आप जब सीखोगे तभी तो आप व्यवसाय करोगे। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटर्नशिप कहते हैं। नेक्स्ट है किसी राह में पहले चरण के रूप में इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत, किसी राह में पहले चरण के रूप में इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत व्यावसायिक संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यावसायिक। ठीक है, मतलब व्यवसाय की। ठीक है, किसकी राह में, तो व्यवसाय की राह में जो हम इंटर्नशिप अगर सीखते हैं तो हमको व्यावसायिक संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इंटर्नशिप किसका स्वर्णिम अवसर है, इंटर्नशिप किसका स्वर्णिम अवसर है, सीखने समझने, सलाह लेने, स्पर्धा करने या विस्तार करने का। 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब सीखने और समझने का जो इंटर्नशिप वो एक स्वर्णिम अवसर होता है। 13 जो
क्वेश्चन नंबर है वो छात्र जो है इंटर्नशिप के दौरान तैयार करता है, क्या तैयार करता है? संगीत, साप्ताहिक डायरी, घर या उक्त सभी। तो 13 का आंसर होता है, 13 का आंसर होता है आपका बी। ठीक है, साप्ताहिक डायरी तैयार करता है कि उसने क्या सीखा है, क्या उसको सीखना है, क्या समझना है, या क्या समझ में उसको आया है, क्या उसको इम्प्लीमेंट आगे करना है। तो वो एक डायरी बनाता है, डायरी पे वो सारी चीज़ें लिखता है। डायरी में छात्र क्या लिखता है? प्राप्त अनुभव, दूरदृष्टियों का लेखा जोखा, नियुक्ति की तारीख, या ए व बी दोनों। तो 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मतलब दूरदृष्टियों का लेखा जोखा और प्राप्त अनुभव। तो राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, सी। नेक्स्ट है कि छात्र नियमित रूप से किसको ईमेल भेजते रहते हैं? प्राचार्य, मित्र, पर्यवेक्षक और डॉक्टर। तो सिंपल सी बात है, पर्यवेक्षक, क्योंकि वो ही जो है मतलब देखते हैं जो जांच करता है, जो जिनको हम पर्यवेक्षक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंटर्नशिप की समाप्ति पर कैसा प्रपत्र तैयार किया जाता है? तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, प्रशिक्षण कार्यस्थल का विवरण वाला। जो मतलब प्रशिक्षण कार्यस्थल पर हम जो भी हम सीखते हैं वहीं का जो है प्रपत्र तैयार करते हैं। ठीक है, सोच समझ वाला नहीं, विचार विमर्श वाला नहीं, आवश्यकता वाला नहीं, तो कहाँ वाला? प्रशिक्षण कार्यस्थल का विवरण वाला। ओके, नेक्स्ट है शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं नहीं है। शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं कौन सी नहीं है? सामूहिक परेड, सामूहिक ड्रिल, सामूहिक चोरी या नौका चालान। तो मतलब बॉडी डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ कौन सी नहीं है? तो 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मतलब सामूहिक चोरी। चोरी कोई बॉडी डेवलपमेंट या शारीरिक विकास थोड़ी होता है। हाँ, नेक्स्ट है कि साहित्यिक क्रिया है। 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, कहानी लेखन, निबंध लेखन, दोनों क्या है? साहित्यिक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है कि सैनिक शिक्षा व एनसीसी किस शिक्षा के अंतर्गत आते हैं? 19 का हो जाएगा डी, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। एनसीसी वगैरह किसके लिए ली जाती है? बॉडी फिटनेस के लिए। ठीक है, सैनिक शिक्षा इससे क्या होती है? बॉडी फिटनेस होती है, मतलब शारीरिक शिक्षा होती है। साहित्यिक नहीं होती, शैक्षिक नहीं होती, शिल्प नहीं होती। कौन सी होती है? साहित्यिक। नेक्स्ट इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है? साहित्यिक क्रिया नहीं है, तो 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, मतलब बागवानी ये साहित्यिक क्रिया नहीं है। स्कूल, पत्रिका, नाटक, कवित्वोच्चारण, ये सारी क्या हैं? साहित्यिक क्रिया हैं। नेक्स्ट है कि विभिन्न विषयों संबंधी परिषदें, इतिहास परिषद आदि किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं? 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा शैक्षिक। ठीक है, मतलब इतिहास परिषद संबंधी परिषद, मतलब जो भी विषय संबंधित परिषदें जो क्या है? शैक्षिक के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन कला संबंधी क्रिया के अंतर्गत आता है? 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? मूर्ति कला। ठीक है, कौन कला संबंधी क्रिया के अंतर्गत आता है? मूर्ति कला के, मतलब विस्तार भाषण नहीं, समाचार नहीं, साबुन बनाना नहीं। ठीक है, कौन सी कला? मूर्ति कला के अंतर्गत जो क्या हो? कला के संबंधी अंतर्गत आता है। तो मूर्ति कला के संबंध मतलब अंतर्गत चीज़ें आती हैं। जो कला है क्या है? मूर्ति कला के अंतर्गत है, मतलब मूर्ति कला जो है वो कला के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फुर्सत की गतिविधि नहीं है। तो एल्बम तैयार करना, सिक्के इकट्ठित करना, फोटो खींचना या बुनना। तो मतलब आप फ्री में बैठे हैं, वो कौन सी उसकी एक्टिविटीज़ नहीं मानी जाएगी। तो 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब बुनना। ये क्या है? ये फुर्सत नहीं है, मतलब आप कुछ बुन रहे हैं। एल्बम तैयार करना ये भी फुर्सत की विधि, जब आप फ्री होते हैं तब आप ये एक्टिविटीज़ करते हैं। फोटो खींचना भी जब आप फ्री होते हैं तब करते हैं। सिक्के इकट्ठे करना ये भी चीज़ें जब आप फ्री होते हैं तभी करते हैं। लेकिन बुनना, ठीक है, ये जो है फ्री का नहीं है, मतलब इन्होंने दिया है फुर्सत की गतिविधि क्या नहीं है? बुनना नहीं, क्योंकि इसमें काम होता है। मतलब एक तरीके से हम लोग बुन रहे हैं, स्वेटर बुनना एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, तो एक काम है, वो कोई फ्री की गतिविधि, मतलब फ्री ऑफ टाइम जो है उसका वो वर्क नहीं है। 24 है पुष्पोत्सव किस क्रिया के अंतर्गत आता है? ठीक है, पुष्पोत्सव मतलब पुष्प का जब उत्सव होता है वो किस क्रिया के अंतर्गत आता है? कला संबंधी, कुश्ती संबंधी, मनोरंजन संबंधी या रंग संबंधी। तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कला संबंधी। पुष्पोत्सव किसके अंदर आता है? कला संबंधी। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिल्प संबंधी क्रिया नहीं है। तो 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा शिल्प संबंधी क्रिया क्या नहीं है? सिलाई, टोकरी बनाना, बुनना या पिकनिक। तो 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, पिकनिक जो है वो क्या नहीं है? क्या है? नहीं है, शिल्प क्रिया संबंधी जो है वो नहीं है। बुनना है, सिलाई है, टोकरी बनाना है, ये क्या है? शिल्प संबंधी क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है कि मिट्टी के खिलौने बनाना है। मिट्टी के खिलौने बनाना है, मनोरंजन, शिल्प, शैक्षिक या समाज सेवा। 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका शिल्प है, मतलब शिल्प है ये। ओके, हस्तशिल्प कह सकते हो एक तरीके से। 27 का राइट क्वेश्चन नंबर है कि नागरिक शिक्षा संबंधी क्रिया है। नागरिक शिक्षा संबंधी क्रिया क्या है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बाल सभा। ठीक है, नागरिक शिक्षा संबंधी क्रिया है क्या है? बाल सभा। रेड क्रॉस, श्रमदान और जिल्द बांधना ये क्या है? क्रियाएं नहीं है, मतलब नागरिक शिक्षा वाली क्रियाएं नहीं है। बाल सभा जो है नागरिक शिक्षा संबंधी क्रियाएं। नेक्स्ट है कि सामूहिक प्रार्थना और प्रभात फेरी कौन सी गतिविधि है? सामूहिक प्रार्थना और प्रभात फेरी मतलब सुबह उठ करके फेरी लगाना, मतलब जगह जगह जाना।
तो प्रभात फेरी कौन सी गतिविधि है? समाज सेवा संबंधी, नागरिक शिक्षा संबंधी, शिल्प संबंधी या कला संबंधित? 28 का राइट आंसर हो जाएगा समाज सेवा संबंधी। सामूहिक प्रार्थना और प्रभात फेरी क्या है? समाज सेवा संबंधी जो है गतिविधि है। मॉक संसद किससे संबंधित है? मॉक संसद मतलब किससे संबंधित है? ठीक है, तो नागरिक शिक्षा संबंधित है। ठीक है, संबंधी होना चाहिए। किसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी होना चाहिए? 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, तो हमारे 15 जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। हमारे 5 चैप्टर बचे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो वीडियो आपको रात को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा आज सेकंड पेपर खत्म हो जाएगा, फर्स्ट पेपर भी ऑलमोस्ट आज रात तक खत्म हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिए अपना, और अगर आज रात तक फर्स्ट पेपर खत्म नहीं होता तो आपको कल मॉर्निंग में फर्स्ट पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।